नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रात नशरियात में आपका फिर एक बार इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं नेपाल से। नाजरीन, पहले ये बता दें आपको कि हमारे अतराफ़ में जो ममालिक हैं, पहले पाकिस्तान, वहाँ पर अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पेश आई, मईशत तबाह हो गई। आटा जो है वो 500 रुपये किलो तक वहाँ पर बिकने लगा। उसके बाद फिर बारी आई श्रीलंका की। श्रीलंका में वहाँ पे भी माशी बहरान आया, आवाम सड़कों पर उतरी, लूट मार की सूरत हाल आई वहाँ पर भी। उसके बाद फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी वही हाल रहा। वहाँ पे भी सियासी बहरान पेश आया, अवाम सड़कों पर उतर गई और बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान जमात की बदउनवानियों के ख़िलाफ़ इस कदर एहतजाज किया कि वहाँ की जो वज़ीर आज़म थी शेख हसीना, उनको मुल्क छोड़कर फ़रार होना पड़ा और हिंदुस्तान में पनाह लेनी पड़ी। तो हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ के जो ममालिक हैं उनमें अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल तेज़ी से बढ़ रही है और अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है। तो फिर हिंदुस्तान, हमको भी ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है एक कसीरुल आबादी नौजवानों की यहाँ पर आबादी है। राय दहिंदों की आबादी, जो नौजवान है उनकी आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ है पिछले कुछ सालों में। आदद व शुमार के हवाले से अगर हम देखें तो नौजवान जो हैं सोशल मीडिया पे हो या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हो, अपनी खुलकर राय रख रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए और हमें हमें किस मौक़िफ़, कौन सा मौक़िफ़ हमें इख्तियार करना चाहिए, इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। देखिए, यकीनन नेपाल, जैसा कि आपने जो है कहा कि पहले जो है श्रीलंका में हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान से शुरुआत जी हुई, फिर बिल्कुल, श्रीलंका, उसके बाद बिल्कुल श्रीलंका। देखिए, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, वहाँ लेकिन जिस तरह का वहाँ पे जो हालात हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई है, गिर गई, फिर जो है उसके बाद फिर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है वहाँ पे। तो हुकूमतों को पाकिस्तान में नुकसान नहीं पहुँचा वहाँ के लेकिन प्रोटेस्ट। अवाम का जो एहतजाज है, अवाम बिल्कुल, सड़कों पर उतरी है बिल्कुल बहुत और बड़े पैमाने बड़े पे। पैमाने पर उतरी है, जी वहाँ पर बिल्कुल। भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के दरमियान में तसादुम की सूरत हाल तसादम पैदा हो हुआ, गई बहुत थी। हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो बहरहाल जो है, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान से शुरू होता है, फिर श्रीलंका में भी हमने देखा कि किस तरीके का शदीद जो है एहतजाज हुआ और वहाँ के सदर को मुल्क छोड़ के फ़रार होना पड़ा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश भी इंतहाई शदीद एहतजाज हुआ बांग्लादेश में भी। फिर उसके बाद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म को मुल्क छोड़ के फ़रार होना पड़ा। सेम सिचुएशन नेपाल में आई। नेपाल में जब नौजवान उतरे, देखिए आम तौर पे कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे बयान की वजह से नौजवान बरहम हो गए। देखिए, जो जो मतलब एक है, वहाँ की कहानी ये है कि जनवरी 2025 में वहाँ पे बाज़ाब्ता मुल्क के लोगों ने, नौजवानों ने हुकूमत के करप्शन, वज़ीर आज़म और सदर के जो है मतलब है कि उनकी मतलकुल अनानी और जो है वहाँ के सरकारी इदारों में करप्शन के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता हैशटैग के साथ उन्होंने मुहिम शुरू की थी। और फिर नेपाल को बचाने के नाम पे उन्होंने जो है 2 हैशटैग लगाए थे और बाज़ाब्ता वहाँ के सोशल मीडिया, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है और फिर जो है यूट्यूब है और फिर फेसबुक है और एक्स है, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उन प्लेटफॉर्म से उन्होंने हुकूमत के करप्शन और हुकूमत की मनमानी के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की थी। 2025 जनवरी, इसी साल जनवरी में शुरू की थी। तो जब अब उसमें मतलब एक ही जौक दर जौक नौजवान बढ़ते रहे, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ नौजवान आगे आए और फिर नौजवानों की इतनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वीडियोस आने लगी कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। नतीजे में हुकूमत ने जो है एक हफ़्ता पहले इन पे बैन लगा दिया, पूरी की पूरी जो है सोशल मीडिया, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हुकूमत ने बैन लगा दिया। जिसके बाद जो है तलबा ने एक एक तंजीम जेनजेड के नाम से जेनजेड एक के नाम से तंजीम मुहिम का आगाज़ एक किया तंजीम और बनाई बड़े है। पैमाने पर बड़ी जी तेज़ी के बिल्कुल। साथ ये जो जेनजेड जी कैंपेन है, मुहिम जो है, वो जी तेज़ी के साथ सारे मुल्क नेपाल में फैल बिल्कुल, गई। इतनी खौफनाक थी। देखिए, गुज़िश्ता हम देख रहे हैं, एक हफ़्ते से आपने भी देखा है कि प्रोटेस्ट के लिए जब नौजवान आगे आए तो हुकूमत ने नहीं सोचा था कि काठमांडू, जो वहाँ का दारुल हुकूमत है नेपाल का,
काठमांडू की सड़कें लोगों से भर जाएंगे, एहतजाजियों से भर जाएंगे। सेक्रेटरीट को तबाह कर दिया, बिल्कुल पीएम के दफ्तर को तबाह कर तबाह दिया कर दिया आवाम ने गया। घुसकर। और फिर जी अहम बात यह है कि हम कुछ वीडियोस ऐसे भी देख रहे हैं, जी हालांकि तशद्दुद जो है किसी भी जी महज़िब माशरे की पहचान नहीं है, जी लेकिन वज़रा जो है, जी वज़रा को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा मारा रहा जा है। रहा है। बहुत ज़्यादा जो है उज़रा को तशद्दुद किया गया, उज़रा पे उनके सर जो है फोड़ दिए गए। यहाँ तक कि मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा, एक वज़ीर जो बेहोश होकर ज़मीन पे गिरा है, उसके बावजूद उसके सर पे जो है, उसके चेहरे पे जो है लाठियों से मारा जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है। और देखिए, और जो सबसे खौफनाक जो सूरत हाल थी, जब कर्फ्यू लगा दिया गया तो कर्फ्यू तोड़ के जब नौजवान लाखों की तादाद में, एक दो 10,000 2,000 की तादाद नहीं थी, लाखों की तादाद थी, लाखों की तादाद में नौजवान बाहर आए, वज़ीर आज़म के घर पे हमला बोल दिया और फिर घर को जला दिया गया पूरी तरीके से। वज़ीर आज़म की अहलिया घर में जल के फौत हो चुकी हैं। आप देखिए कितना बड़ा तशद्दुद वहाँ पे हुआ है। सेक्रेटेरिएट को जला दिया गया, असम्बली को जला दिया गया, और वहाँ पे जो है वहाँ की पार्लियामेंट में लोग घुस गए, पार्लियामेंट में तोड़फोड़ मचाई गई। आखिर जब हालात इतने मुतशद्दिद हो गए, 28 नौजवानों की मौत हुई थी मंडे के दिन, जी तो हालात इतने मुतशद्दिद हो गए तो फिर फौरी तौर पे जो है होम मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पे बैन को ख़त्म कर दिया, लिफ्ट कर दिया बैन जो लगाया गया था, और रिज़ाइन कर दिया अपना अहदे से। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ओली जो है, उनका नाम केपी शर्मा ओली, केपी केपी शर्मा शर्मा ओली, ओली जो है, केपी शर्मा ओली वो रिज़ाइन कर गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो दुबई फरार हो चुके हैं। जी वज़रा को अपने जी खानगी हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज़ में जी फरार होते हुए दिखाया जी गया। वो बिल्कुल मनाजिर भी देखे गए। बिल्कुल केपी शर्मा ओली, जैसा जी आपने कहा कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब जो ताज़ा खबरें आ रही हैं जी नेपाल से फौज कि ने फ़ौज कंट्रोल ने पूरा कंट्रोल कर लिया कंट्रोल है, ले लिया। और उन इलाकों में जहाँ जो पुरतशद्दुद इलाके हैं, जहाँ पर जी ज़्यादा बड़े पैमाने पर तसादुम के वाक़यात पेश आए, जी उन तमाम इलाकों का मुहासरा फौज ने कर लिया कर है। लिया है। कहा जा रहा है कि फौज ने कंट्रोल कर लिया है। जी यकीनन फौज ने कंट्रोल कर लिया है। नौजवान भड़क उठे थे, इनकलाब बर्पा हुआ, हुआ है। और जो सड़कों पर उतरे और हुकूमत का तख्ता पलट दिया। जी बिल्कुल एक खास चीज़ ये देखने को नेपाल के ये पुरतशद्दुद एहतजाज में हमें देखने को मिली सज्जाद साहब, वो मीडिया जिसको हुकूमत का हामी करार दिया जा रहा था, बताया जा रहा था, उन मीडिया दफातर को भी जी ये आग लगाया गया। मुजाहिरीन ने निशाना बनाया है। जी बिल्कुल, हर उस शख्स को निशाना बनाया गया जो हुकूमत का हामी था, हुकूमत की सपोर्ट कर रहा था, हुकूमत की हिमायत कर रहा था। हर उस शख्स को जो है मारा पीटा गया है, रास्तों में घसीट के मारा पीटा है। जैसा कि आपने कहा, वज़ीरों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। यकीनन ये सूरत हाल बहुत ही जो है संगीन है, और संगीन फिर है। इसके बारे में हमें भी सोचना चाहिए, जी हमको भी गौर व फिक्र करना जी चाहिए इन तमाम हालात पर। ठीक नेपाल है। और हिंदुस्तान जी के हालात में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी सियासी हालात में, जोग्राफियाई हालात में जी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बावजूद भी देखिए, अगर नौजवान तबका बदउनवानी, अगर बेरोज़गारी बढ़ती है, तो जी बेरोज़गारी अगर बढ़ती है तो फिर वो बेरोज़गारी, बढ़ती बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो इक़दामात की ज़रूरत है। जी बिल्कुल वरना जो है ये नौजवान तबका जो है, अगर वो मुश्तइल हो जाएगा। हमने हालिया दिनों में, मतलब पिछले कुछ अरसे में देखा है, जब दिल्ली में 2014 में जब तब्दीली आई, बड़े पैमाने पर शीला दीक्षित को शिकस्त हुई, आम आदमी पार्टी ने जो मतलब इक़्तिदार हासिल किया दिल्ली में, पहली मरतबा अरविंद जी केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनने थे, उससे कबल जो बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, वो एहतजाज की सूरत हम देखेंगे तो मुशाबह है। जी वो सड़कों पर, उस एहतजाज में भी नौजवान सड़कों पर उतरकर हुकूमत के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ बड़े पैमाने पर उन्होंने मतलब एहतजाज किया था। उसके नतीजे में दिल्ली में तख्ता पलटा, और शीला दीक्षित की जो कदीम हुकूमत जिसको कहा जाता है, जी वो जवाल पजीर हुई थी। जी बिल्कुल यकीनन। तो बहरहाल देखिए, जब मतलब है कि जब इनकलाब आते हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता। हमेशा कहा गया है कि नदियों में आने वाली तुग़यानी और जो है सड़कों पे आने वाले इनकलाब का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कब ये खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेगा। चाहे वो रूस के इनकलाब को देखें, चाहे वो फ्रांस के इनकलाब को देखें, चाहे वो दुनिया के जो मशहूर इनकलाबात अब तक के जो है आए हुए हैं, उन इनकलाबात को हम देखेंगे
तो उन इनकलाबात को देखने के बाद जो है एक मशहूर कहावत जो है सुनने में आई थी कि नदी की तुग़यानी और आवाम के गम और गुस्से के शिद्दत को का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कब ये जो है तबाही मचा दे। तो वही सूरत हाल हमने श्रीलंका में देखी थी कि अचानक लोगों का जो देखिए आग एक भड़कती है। अब जैसे नेपाल के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये लावा था जी जो पक रहा था लोगों के दिलों में, बेरोज़गारी और करप्शन। देखिए हुकूमती हलकों में करप्शन अपनी इंतहा पे पहुंच गई थी जी और आम आदमी बेरोज़गार हो गया था। तो इस बेरोज़गारी ने और हुकूमत के बढ़ते करप्शन ने लोगों के दिलों में जो है एक नफ़रत की आग पैदा कर दी थी। तो ये लावा जो पक रहा था, जब ये लावा फटता है तो एक आतिशफ़िशा बनता है। तो आतिशफ़िशा के बारे में ये कहा गया है कि जब ये फटता है तो इसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो जला देता है। जलाकर जी, खाकस्तर कर और देता है। वो सूरत हाल हमने आज नेपाल में देखी है, काठमांडू में देखी है। तो यकीनन ये जो है एक नविश्ता दीवार है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक नविश्ता दीवार है कि नौजवानों में ख़ास तौर पे जब बेरोज़गारी बढ़ जाती है तो किस तरह के हालात आते हैं। तो ये जो हमें भी ये तमाम चीज़ों पर अतराफ़ व अकनाफ में जो अदम जी, इस्तेहकाम की सूरत हाल है पड़ोसी ममालिक में, उससे हमें सबक सीखना चाहिए और बेरोज़गारी को ख़त्म करना, बदउनवानी को ख़त्म करना और फिर जो है ये महंगाई जो बढ़ती महंगाई है उस पर कंट्रोल करने के इक़दामात उठाने की हमें भी सख्त ज़रूरत है, ताकि हमारे नौजवानों को मुश्तइल होने से रोका जा सके। वरना फिर अगर ये भी जो लावा पक रहा है वो आतिशफ़िशा की सूरत से इख्तियार करेगा, तो फिर रास्ते में जो चीज़ें आएंगी उनको जलाकर खाकसर करते हुए ये आगे बढ़ जाएगा। तो यकीनन फ़िलहाल नेपाल के हालात जो हैं वो बड़े अबतर हैं, बड़े ख़राब हैं। फ़ौज ने वहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि तमाम इलाक़ों पर फ़ौजी कंट्रोल हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता तशद्दुद पर काबू पाने का काम फ़ौज की जानिब से किया जा रहा है। सज्जाद साहब, आरएसएस के 100 साल होने को आ रहे हैं। जी, आरएसएस हम पिछले 2014 के बाद से हम जी, मुसलसिल ये चीज़ देख रहे हैं। जी, आरएसएस जो है तमाम शोबे हयात में उसके जी। जो है वो मजबूत होते जा रही है। तो अभी 100 साल तकरीब तैयारियां जो है वो मनाने का सिलसिला जारी है, तैयारियां की जा रही हैं आरएसएस को जी, उसके क़याम के 100 साल की तकमील पर। जी। यकीनन देखिए आरएसएस ने इन 100 सालों में अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है और आज इस मुल्क में आरएसएस की 75,000 शाखें हैं। आरएसएस ने मुसलसल अपने हाथ पांव फैलाने शुरू किए थे और मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद मोदी भी बुनियादी तौर पे आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। उनकी जो है उनकी मतलब है कि उनका बचपन आरएसएस में गुजरा है और फिर उसके बाद वो आरएसएस ही की बुनियाद पे जो है तेज़ी से तरक्की करते गए। उन्होंने अडवाणी का हाथ थामा था, फिर उसके बाद उन्होंने सियासी जो है अपना कद बढ़ाना शुरू किया था। तो बहरहाल बुनियादी तौर पे चूँकि आरएसएस के प्रचारक हैं, तो कहा जाता है कि मोदी जब 2014 में इक़्तिदार में आए और मोदी ने जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी संभाली, तो उसके बाद आरएसएस की ताकत में भी बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ और आरएसएस की सरगर्मियों में भी बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ और आरएसएस की शाखाएँ भी बहुत तेज़ी से मुल्क में फैलती चली गई और आज 75,000 शाखाओं के साथ आरएसएस कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी तंजीम गैर बन गई है। सरकारी जी, फौजी फौजी वो तंजीम जो है तंजीम जी, है बन गई इस है। बन गई है। जी, दुनिया की सबसे बड़ी जी, ऑर्गेनाइजेशन जो जी कहा जाता बिल्कुल। है, गैर सरकारी फौजी जी, ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, वो बन गई है। और फिर शाखा प्रमुख वगैरह के तकर्रुरात हमने देखा है कि जैसा कि आपने भी कहा 2014 के बाद जो अहम ओहदों पर, सरकारी ओहदों जी, पर फायज होते हैं, जैसा कि काबीनी वज़रा है, तमाम जी, के तमाम अक्सर जो हैं वो तमाम का ताल्लुक़ इब्तदाई, अब जो हमारे सीपी राधाकृष्ण जो नायब नए सदर साहब बने, सदर नायब 15वें सदर। सदर जमहूरिया बने हैं, उनका भी ताल्लुक़ आरएसएस से ही था। तो जी, जो टॉप टू बॉटम जो है, ये जो तकर्रुरात का जो सिलसिला है, भर्तियों का जो नामजदगियों का जो सिलसिला है, वो आरएसएस के जानिब से किया जा रहा है और तंजीमी सतह पर, तंजीमी तौर पर, ज़मीनी सतह पर आरएसएस को मजबूती जो है 2014 के बाद ज़्यादा मिली है। जी बिल्कुल, यकीनन तो जो है जैसा कि हमने देखा कि जो है आरएसएस अब सदी तकारीब मना रही है,
इसकी जो सबसे बड़ी जो है तकरीब जो होगी वो अक्टूबर में होगी। जैसा कि कहा जाता है कि जो है अक्टूबर में इसका क़याम अमल में आया था, आज से जो है 100 साल पहले, उन्नीस सौ 1925 पच्चीस अक्टूबर में, को। बिल्कुल जी, 1925 अक्टूबर में दो इसका रोज़ा क़याम अमल में कॉन्फ्रेंस आया। जो है दिल्ली में मनाने की जी तैयारियां ये कर रहे हैं, जी जिसमें बड़े पैमाने पर सिफारतकारों को, जी दानिश्वरों को, सहाफ़ियों को, सनतकारों को और दूसरे मकतब हयात के लोगों को उसमें मदऊ करने की जी तैयारियां की जा रही हैं जी आरएसएस की बिल्कुल। जानिब से। ये एक देखिए, एक तरफ तो है नज़रियाती लड़ाई, जी जो है इंडिया ब्लॉक लड़ रहा है, जी आरएसएस के नज़रियात के ख़िलाफ़ में इंडिया जी ब्लॉक लड़ रहा है, और ये कह रहा है कि ख़ास तौर पर राहुल गांधी जो है बबांगे दहल, वो पूरे मुल्क में फिर फिर कर ये प्रचार करते हैं और ये तशहीर करते हैं कि आरएसएस जो है इस मुल्क के और इस आइन के दस्तूर के ख़िलाफ़ है, आइन की जी मुखालफत आरएसएस का शेवा है। और फिर दूसरी जानिब ये है कि आरएसएस को खुलकर बीजेपी जो है तायद कर रही है, हालांकि एक झैली तंजीम, झैली सियासी तंजीम के जी तौर पर बिल्कुल। ही बीजेपी को हम देख सकते हैं। कहा भी जाता है कि झैली तंजीम है, सियासी तंजीम है आरएसएस की। तो ये इन हालात में जी आरएसएस का इतना मजबूत होना क्या आइन के लिए खतरा साबित होगा? देखिए, तो खरगे ने साफ तौर पे कहा था, जब जो है नायब सदर के उम्मीदवार का ऐलान किया गया था इंडिया ब्लॉक की जानिब से, तो खरगे ने साफ तौर पे कहा था, दो टोक अंदाज में कहा था कि बीजेपी नायब सदर के लिए जिस उम्मीदवार को चुना है, उसका ताल्लुक, उसका बेस, उसकी जड़ें आरएसएस से मिलती हैं। तो उन्होंने कहा था कि आरएसएस से इन जड़ों का मिलना ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि ये इतने अहम आइनी ओहदे पे फायज होने के बाद आइन की पासदारी नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का एक वाज़ेह एजेंडा है, बल्कि वो पूरी जद्दोजहद उनकी इसी दायरे में जो है घूमती है कि वो इस मुल्क के आइन को जो है ख़त्म करना चाहते हैं या चेंजेस लाना चाहते हैं या तब्दील करना चाहते हैं। सीधी बात है, तब्दील करना चाहते हैं। तो आपने भी देखा कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी, नायब सदर जमहूरिया, उन्होंने भी कहा था कि मौजूदा हालात में सबसे अहम बात यह है कि इस मुल्क के बाबा साहब अम्बेडकर के आइन को बचाया जाए, और हम आइन को बचाने की एक मतलब एक मिशन के तहत ही, मेरा कोई मफाद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आइन को बचाने के मिशन के तहत मैंने ये इंतखाब लड़ने का फ़ैसला किया है। जब मुझसे रुजू किया गया था तो मैंने ये इंतखाब लड़ने का फ़ैसला किया है। तो इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आरएसएस अगर जो है बहुत ताकतवर बन जाती है, या बीजेपी अगर इक़्तिदार, जिस तरीके से उसने इक़्तिदार को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, अगर ये इक़्तिदार का सिलसिला जारी रहता है, तो आने वाले दिनों में आइन को बदलने के लिए यकीनन कोशिशें तेज़ की कर दी जाएंगी, और यकीनन इससे आइन को ख़तरा लाहक हो सकता है। यकीनन खतरा ला इसी वजह से एक तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की हुई थी, जी आइन की तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से। फिर दूसरा, फिर वोट अधिकार यात्रा जो उन्होंने बिहार भर में चलाई। देखिए, अब ये पूरा कोशिश जो है, इंडिया ब्लॉक एक तरफ है जी सेक्युलरिज्म और आइन की हिफाजत के लिए, दूसरी तरफ एनडीए बीजेपी है आरएसएस की पुष्पनाही में, और वो है जो है कि आइन के ख़िलाफ़ में, आइन को कमज़ोर करना, आइन को ख़त्म करना। जी और ये भी इल्ज़ाम लगा है आरएसएस पर मुसलसिल कि वो आइन के बजाय मनुस्मृति के क़वानीन को जो है वो जी हिंदुस्तान में नाफिज करने की नाफिज कोशिश कर करने रहे की हैं। कोशिश तो कर रहे खैर, हैं। देखते हैं कि भाई असल अहम बात यह है कि 100 साला जो जश्न है आरएसएस का, उसको मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। शिवमोगा कर्नाटका का एक जी इलाका है जहाँ पर एक रोज़ कबल जो है मिलाद जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के इल्ज़ाम में मिलाद जुलूस में एक मुकदमा दर्ज हुआ है सज्जाद साहब। जी शिवमोगा का वाक़या है। शिवमोगा में ये वाक़या पेश आया मेला जुलूस के दरमियान में। ये कहा जा रहा है कि वहाँ के सुपरिटेंडेंट मिथुन कुमार है, और वो ये जी कह रहे हैं कि जांच की जा रही है, तहकीकात की जा रही है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज कर ली गई है मिलाद जुलूस में। देखिए सज्जाद साहब, हमने माजी में भी देखा है ऐसे कई नारे लगे गए
जेएनयू का सबसे बड़ा वाकया है। जी जेएनयू के वाकये में आज़ादी का जो मामला हुआ था, आज़ादी का जो नारा बुलंद हुआ था, वहीं से कन्हैया कुमार और उमर खालिद भी सुर्खियों में आए थे। ये कौमी लीडर बन गए ये दो। एक तो अब कांग्रेस से वाबस्ता हैं, दूसरे तिहाड़ जेल में कैद है सीएए प्रोटेस्ट के हवाले से। तो ये जो मॉब वीडियोस होते हैं, जो छेड़छाड़ वाले वीडियोस होते हैं, जी उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का जो सिलसिला है ये पुराना है। अभी ये मामले की तहकीकात के बाद ही जो है तमाम चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि जी ये जो मिलाद जुलूस निकल रहा था वहाँ से, और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। जी बिल्कुल। देखिए, आम तौर पे इंडिया में, इंडिया के मुसलमान जुलूस जब निकालते हैं कोई भी मजहबी, तो वहाँ तकबीर का नारा लगाया जी, जाता है हमेशा से जो है। नारे तकबीर और अल्लाह ख़ास तौर पे मिलाद जुलूस में नारे जी रिसालत। नारे रिसालत जो है या नारे तकबीर, ये नारे लगाए जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इंडिया में कहीं भी नहीं लगाया जाता। अब यहाँ ये कंप्लेन आई है कि यहाँ शिमोगा के पुराने शहर में मिलाद का जुलूस निकल रहा था, उसमें कुछ नौजवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ये शिकायत की गई है पुलिस से। जी, तो बहरहाल चूँकि वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत है, इसलिए पुलिस ने कहा है कि हम उन नारों को सुनेंगे, उनकी जो है और फिर शिवमोगा हकीकत को। जो है वो एक जी हसास इलाका रहा है जी हमेशा। बिल्कुल। जी फिरके वाराना नवियत से जी वो वहाँ पे हसास मामला रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर, जी हाँ वो रामनवमी का मामला हो या हनुमान जयंती का मामला हो या फिर मिलाद जुलूस का मामला हो, इन तमाम मौक़ों पे कुछ ना कुछ इस तरीके के वाक़यात वहाँ पे रौनुमा जी होते हैं। वहाँ के माहौल को, वहाँ की पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिशें मुसलसिल जी की जाती बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल। देखिए, एफआईआर दर्ज करवाया गया। आप देखिए कि एफआईआर दर्ज करवाया गया है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। तो पुलिस ने अक्लमंदी का काम ये किया कि पुलिस ने कहा कि हम ड्रोन्स की जो है मुआयना करेंगे, हम वीडियोस का मुआयना करेंगे, हम सीसीटीवी फुटेज का मुआयना करेंगे, और फिर उसके बाद हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि आया इस जुलूस में प्रो पाकिस्तान नारे लगाए गए थे। तो बहरहाल जो, जैसा कि आपने कहा, इससे पहले जो कन्हैया कुमार को जो है गिरफ़्तार किया गया था मुल्क से गद्दारी के मुकदमे में, और कहा गया था कि उन्होंने जो है आज़ादी के नारे लगाए, तो बाद में ये बात सामने आई थी। देखिए, हम एक जो है कम्युनिस्टों का एक नारा है, एक बाज़ाब्ता जो है उनकी एक नज़म है। उस नज़म में साफ़ तौर पे वो कहते हैं कि हम जुल्म से आज़ादी चाहते हैं, हम करप्शन से आज़ादी चाहते हैं, हम हुक्मरानों की जो है मनमानी से आज़ादी चाहते हैं। ये एक हिंदी में जो है एक बड़ी नज़म है जी, ये अक्सर जो है ये जो भी जो है कम्युनिस्ट तहरीकें होती हैं, उन तहरीकों में जहाँ जहाँ भी धरने होते हैं सीपीआई और सीपीएम के, वहाँ पे ये नज़म गाई जाती है। तो ये नज़म वहाँ पे गाई गई थी जहाँ पे उमर खालिद भी थे, कन्हैया कुमार भी थे। लेकिन आज़ादी के उस मफ़हूम को जानबूझ के पुलिस ने कहा कि आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, जी, ये जो है मुल्क से आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। मतलब एक ही ये गद्दारी कर रहे हैं हमारे मुल्क की मुल्क से, आज़ादी का मुल्क की जी, आज़ादी, ये गद्दारी कर रहे हैं मुल्क के। उन्होंने कहा था कि हम ऐसी हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं जो जुल्म सितम कर रही है, जो मनमानी कर रही है, जो आइन के लिए ख़तरा बनी हुई है। लेकिन उसका मफ़हूम दूसरा निकाला गया था, और फिर जो है वो एक लंबा जो है चौड़े जो है मुकदमात उसमें दर्ज किए गए और केस चले थे। जी, आपको याद होगा कि एक आलिम दीन भी थे मुंबई के, उन्होंने गुजरात में एक जो है जी, मिलादुन्नबी के जी, जलसे में जी, उन्होंने एक शेर पढ़ा था। जी, अब शेरों की मेरे को शेर तो याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि अब शेर आएगा, जी, तो उसका भी मफ़हूम गलत दिया गया था। वो कुत्ते जो है, मतलब कुत्तों का दौर ख़त्म हो गया, अब शेर आएगा, कुछ इस तरह का शेर जी, पढ़ा था उन्होंने। तो उस पे भी बड़ा बवाल मचा था। बीजेपी के लीडरों के मुंह से झाग निकलने लगा था, उनकी आंखें लाल हो गई थीं। उन्होंने कहा था कि ये जो है इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, ये हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह कर रहा है, ये हम ही जो है ताने दे रहा है, और कह रहा है कि अब जो है शेर आएगा, कुत्तों का ज़माना चला गया। बहरहाल जो कुछ भी हो, तो उन पे लंबा चौड़ा केस दर्ज किया गया, और फिर उनको जो है एक मानों में उन्होंने साफ़ तौर पे कहा था कि मेरे शेर का मफ़हूम, उन्होंने कहा था कि जिन्होंने हिरासत में लिया है, जिन्होंने केस दर्ज किया है,
वो इस शेर को समझ ही नहीं पाए। जी। तो ये मसले ये हो रहे हैं यहाँ पे कि ये आपने अगर एक माइंडसेट बना लिया है, अगर ये वाकया यूपी में हुआ होता तो अब तक सैकड़ों गिरफ्तार हो चले जाते, जेल जी में चले बिल्कुल, जाते, जेल में जुलूस चले पूरे जाते। जुलूस में जितने लोग जी शामिल रहते बिल्कुल, पूरे जुलूस जेल में चले जाते, उनके घरों यकीनन पर नोटिसें आ जाती, आ जाते हैं, बुलडोजर घर लगा दिए जाते, घर गिरा दिए जाते घर गिरा सीधे। दिए जाते, घर की खवातीन को भी जी नहीं छोड़ा जाता, पूरों को गिरफ्तार करके जी बिल्कुल, जेलों में बंद कर दिया जी जाता। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सिलसिला ठीक है, माजी में भी इस तरीके के वाक़यात रोनुमा हुए, मॉब वीडियोस वगैरह के जी हवाले से आए, फिर अदालतों से उन्हें इंसाफ यकीनन मिला है। तो कुछ अहम ज़रूरी दो खबरें हैं सज्जाद साहब जी जिस पर तबसरा नागुज़ीर है। ट्रंप ने ये कहा है कि हिंदुस्तान के साथ हिंद अमेरिका जो तिजारती मुआहदात है, वो उसके उस बातचीत का सिलसिला जारी है, मगर वो चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है हिंदुस्तान पर 100% महसूलात आयद करे। आप देखिए आप किस तरीके का मजाक ट्रंप कर रहे हैं। हम हमारे वज़ीर आज़म के बहुत ही अच्छे मित्र जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो आप मुसलसल हिंदुस्तान के साथ मजाक कर रहे हैं। आप तिजारती आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी है इधर कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है, ईयू जो है, वो 100% महसूलात आयद करे हिंदुस्तान पर। यकीनन देखिए ये जो है ट्रंप के जो मुसलसल जो है इंडिया के ख़िलाफ़ बयानात आ रहे हैं, और जहाँ तक मेरा ख़्याल है शंघाई ताउन तंजीम में वज़ीर आज़म की शिरकत और उस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद ट्रंप की बरहमी में इजाफा हो गया। देखिए एक जानिब हिंदुस्तान ने गुज़श्ता रोज़ जो है इसराइल के साथ बाहमी तिजारत के माहे किए, दूसरी जानिब जो है ट्रंप से ये एस जयशंकर जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, गुज़श्ता रोज़ ब्रिक्स इजलास में वर्चुअली शिरकत करते हुए, जबकि इस इजलास में शिरकत करना था वज़ीर आज़म मोदी को, लेकिन मोदी ने शिरकत से इनकार कर दिया। और जो आप देखिए अहम बात यह है कि ब्रिक्स के उस इजलास में शी जिनपिंग भी मौजूद थे, चीन के सरबराह, पुतिन भी मौजूद थे, रूस के सरबराह, और ट्रंप भी मौजूद थे, अमेरिका के सरबराह। तीनों सरबराहान उस इजलास में मौजूद थे, लेकिन इंडिया की तरफ से एस जयशंकर ने इस इजलास में शिरकत की और उन्होंने अपने बयान में दो टोक अंदाज में कहा, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि ट्रेड पे पाबंदियां लगाना इस मौके पे नामुनासिब बात है। उन्होंने कहा कि ट्रेड पे पाबंदियां, ट्रेड में रुकावटें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ये उनके अल्फाज थे। अभी उन्होंने ब्रिक्स के उस इजलास में गुज़श्ता रोज़ इस तरह का बयान दे हुए उनको अभी ज़रा सा वक्त भी नहीं गुजरा है, एक दिन भी नहीं गुजरा है कि एक नया बयान ट्रंप का आ जाता है जिसमें वो साफ़ तौर पे कहते हैं कि हम इंडिया के साथ जो टैरिफ है, टैरिफ के मामले पे बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन मैं यूरोप को मशवरा देता हूँ कि इंडिया पे 100% टैरिफ लगाएं। तो यकीनन ये दिलचस्प भी है, हैरत अंगेज़ भी है, और ये इस बात की गम्मादी भी करता है कि हम अमेरिका को कन्विंस करने में मुसलसल नाकाम है। अमेरिका को कन्विंस करने में नाकाम हुआ है। आपकी जो अपनी ताकत है उसका मुजाहरा करके, और फिर आपके जो महसूलात, आपके जो मसनूआत पर जो इन्हिसार है अमेरिका का, या फिर अमेरिका पर जवाबी टैरिफ आयद करके ना करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खारिजी पॉलिसी के मामले में जो है बड़े पैमाने पर अपोजिशन की जानिब से मुसलसल नरेंद्र मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा है कि नाकाम खारिजी पॉलिसी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की मईशत को बड़े पैमाने पर मुसलसल नुकसान हो रहा है। सज्जाद साहब, आज चारशंबे के रोज़ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कौमी सतह पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है SIR जो है वो बड़े पैमाने पर कराने के लिए, पूरे कौमी सतह पर कराने के लिए हिंदुस्तान भर के जो CEOs हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स है स्टेट्स के, उनका एक अहम इजलास जो है दिल्ली में आज हो रहा है। इस इजलास के बाद जो फैसले निकल कर सामने आएंगे, हो सकता है कि बिहार में 70 लाख वोट जो है इलेक्शन कमीशन की एक फाश गलती की वजह से हज़फ हो गए हैं। तो हिंदुस्तान भर से 150 करोड़ आबादी में से जितने राय दहिंदे हैं और कितने बड़े पैमाने पर नुकसान की तैयारी ये कर रहे हैं, या फिर कुछ मराहत लाएंगे या फिर कुछ सहूलतें लाएंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर कल आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 12वें दस्तावेज़ के तौर पर आधार कार्ड को
शनाख्ती कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने का, उसको कबूल करने का, तस्लीम करने का इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है। इस तरीके के क्या फ़ैसले निकाल कर आज सामने आते हैं कौमी सतह पर SIR के मुतालिक, हम यकीनन इंतज़ार करेंगे और हमारे जो मज़ीद दूसरे प्रोग्राम हैं उन प्रोग्रामों के ज़रिए हमारे नाज़रीन को ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँगे। अब वक्त हो चला है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा